देखिए एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है आपके पास। सच दैट सेंट्रल एक्सिस और एक क्यू है और उनकी जो सेंट्रल एक्सिस है उसकी पोजीशन आपके पास क्या है, गिवन है। एंड द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ पी इज गिवन। जो फोर्स पी जिसके अलोंग एक्ट करता है वो लाइन ऑफ एक्शन भी आपके पास गिवन है। अगर ऐसा है तो शो दैट लोकस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्यू इज कोनिकोइड। तो क्यू की वजह से जो लोकस जो सरफेस जनरेट होगा वो हमें प्रूव क्या करना है कि वो कोनिकोइड आ जाए। तो आप पहले ये देख लेते हैं कि एक तो फोर्स पी दे रखा है, पी एंड क्यू आर टू फोर्सेस। मान लेते हैं कि जो फोर्स पी है वो इस डायरेक्शन में है और जो फोर्स क्यू है वो मान लेते हैं आपके पास ये इस डायरेक्शन में है। फोर्स पी एंड क्यू आर सच दैट देयर सेंट्रल एक्सिस इज गिवन इन पोजीशन। मान लेते हैं कि इनकी वजह से हम जो सेंट्रल एक्सिस है वो यहाँ पर है पॉइंट ओ पर, और इसको भी मान लेते हैं कि वो जेड एक्सिस के अलोंग है। ओ जेड के अलोंग के आपके पास सेंट्रल एक्सिस ऑफ फोर्सेस पी एंड क्यू। एंड द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ पी, जो लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ पी है ये वाली बात है, पी लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स पी इज गिवन। ये भी आपके पास गिवन है कि ऑलरेडी लाइन ऑफ पासिंग हेयर और डायरेक्शन ये फिक्स है। ये जो सेंट्रल एक्सिस है ये गिवन है, इसकी पोजीशन भी फिक्स है। बट क्यू के बारे में फिक्स नहीं है कि क्यू कभी क्यू की डायरेक्शन आपके पास ये भी हो सकती है, क्यू की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, क्यू की डायरेक्शन यहाँ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इस क्यू लाइन की वजह से जो सरफेस जनरेट होगा वो हमें बताना है कि वो एक क्या बनेगा, एक कोनिकोइड बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। और अब हम लेके चल पड़ते हैं कि क्यू लाइन आपके पास ये है। अब मान लेते हैं कि ये जो फोर्स पी है ये जेड एक्सिस के साथ मतलब अलोंग द जेड एक्सिस एंगल बनाता है अल्फा, और ये जो फोर्स क्यू है ये मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस के अलोंग जो फोर्स एंगल बनाता है उसका नाम हमने क्या कंसीडर कर लिया बच्चों, बीटा मान लिया। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अब इन फोर्सेस को हम रिजोल्व कर लेते हैं अलोंग जेड एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो फोर्स पी का जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या बनेगा, पी कोस अल्फा। resolving the all forces along z एक्सिस के लॉन्ग। तो p फोर्स का z एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या बनेगा, p कोस अल्फा प्लस q कोस बीटा। फोर्स अलोंग द z एक्सिस, मान लिया कि जो फोर्स p और q थे इनकी वजह से जो रिजल्टेंट रेंच आया या जो रिजल्टेंट सेंट्रल एक्सिस है उसका जो फोर्स है वो मान लेते हैं के आर, और जो मोमेंट अबाउट दैट सेंट्रल एक्सिस हम क्या मान लेते हैं, के है, क्या है आपके पास के। तो पी कोस अल्फा प्लस क्यू कोस बीटा इज इक्वल टू, तो जेड एक्सिस के अलोंग जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या आएगा आपके पास, आर। तो यह आ जाएगा पी कोस अल्फा प्लस क्यू साइन बीटा इज इक्वल टू आर। अब इन फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, मतलब अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग जब रिजोल्व करेंगे तो इस पी फोर्स का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, ये वाई एक्सिस है, इसके अलोंग कंपोनेंट इसका क्या बनेगा, पी साइन अल्फा। और क्यू जो फोर्स है इसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या बनेगा, इसकी अंदर की डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में बनेगा। तो वो क्या बनेगा, माइनस में क्यू साइन बीटा और विच इज इक्वल टू क्या है, जीरो। और रिजल्टेंट जो रेंज है सेंट्रल एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग क्या है बच्चों, जीरो है। तो ये दो इक्वेशन निकाल ली हमने, रिजोल्विंग द फोर्सेस taking moment about and about z axis. Now taking moment about z axis and perpendicular to z axis. ठीक है, taking moment about z axis and perpendicular to z axis हम मोमेंट लेते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक हमें निकालना क्या है, लोकस निकालना है। शो दैट द लोकस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ क्यू, भी इस लाइन ऑफ एक्शन क्यू का लोकस क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इस क्यू पॉइंट पर, इस क्यू लाइन पर कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लेते हैं, भी माइनस एक्स माइनस में वाई कॉमा जेड, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा जेड, भी एनी पॉइंट ऑन द
किस पे कंसिडर कर लिया? ऑन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ क्यू। क्यू लाइन जिससे पास कर रही है, इस लाइन पे हमने ये एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमने कंसिडर कर लिए -x, -y, z। क्लियर है ये बात? z एक्सिस, ये जो लाइन है इस पे कोई भी एक पॉइंट कहीं भी कंसिडर कर लिया, यहाँ यहाँ यहाँ, तो हमने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कि वो है -x एंड परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। अब z एक्सिस के अबाउट मोमेंट की बात करते हैं, तो मोमेंट आपके पास क्या आएगा? अगर आप पासिंग पॉइंट की बात करें या उस फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं। मोमेंट अबाउट ए लाइन क्या होता है? फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो उस फार्मूले का यूज करके भी आप लिख सकते हैं मोमेंट। तो एक तो मोमेंट आपके पास आ जाएगा पासिंग। अगर इसकी बात करें तो ये मोमेंट आपके पास आ जाता है। ये भी डिस्टेंस ले लेते हैं, चलो। अगर इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं ए और इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं बी, तो इस बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो हमने पॉइंट मान लिया ये x, 0, 0। दिस इज द पॉइंट ऑन दैट एक्स एक्सिस। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपने कंसीडर कर लिया कि आपके पास ये x है, ये 0 है और ये 0 है, और इसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या है फोर्सेस के? ये आपके पास 0 है और इसकी वजह से आपके पास कंपोनेंट आता है p cos अल्फा, और इसकी वजह से जो कंपोनेंट आता है आपके पास p sin अल्फा। केस के करस्पॉन्डिंग भी आपके पास कंपोनेंट आ जाएंगे -x, -y, z। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट है ये भी तो एक्स एक्सिस पे लिया है, तो इसके भी तो पॉइंट क्या होंगे? -0, 0 होंगे, और बी क्यू पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है -x, -y, z। तो ठीक है, तो एक तो ये सिचुएशन आएगी, एक सिचुएशन आएगी -x, 0, 0, और इसकी वजह से आपके पास कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस क्या बनेंगे? एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो 0, z एक्सिस के लॉन्ग है आपके पास q cos बीटा, z एक्सिस के लॉन्ग है q cos बीटा, और y एक्सिस के लॉन्ग है -q sin बीटा। ये अब बात कर रहे हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट एंड टेकिंग मोमेंट अबाउट z एक्सिस। z एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट लेंगे इसके हिसाब से, तो इसको आप हटा देंगे, तो z एक्सिस के अबाउट हो जाएगा x p sin अल्फा, और z एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेंगे तो इसको हम हटा देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x क्यूब sin बीटा, और इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? मोमेंट z एक्सिस के अबाउट क्या है? परपेंडिकुलर टू z एक्सिस की बात करेंगे तो इसको हटा देंगे, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस में xp cos अल्फा आ जाएगा, माइनस में xp cos अल्फा। इसमें इस टर्म को हटा देंगे, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर माइनस, लेकिन रूल के हिसाब से माइनस है और एक माइनस ये है तो प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस में x क्यूब और साथ में क्या है? cos बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बताओ। यस सर। स्टूडेंट, ठीक है। तो अब एक ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यूज करके p बाई क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा? p sin अल्फा इज इक्वल टू q sin बीटा। q को नीचे ले आते हैं तो p बाई क्यू इज इक्वल टू sin बीटा बाय sin अल्फा। ये एक जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करके भी p बाई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यह आ जाएगा माइनस में एक्स पी कोस अल्फा प्लस में एक्स क्यूब कोस बीटा इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज एक्स माइनस एक्स पी कोस अल्फा माइनस एक्स क्यूब को एक्स एक्स इज इक्वल टू कोस बीटा
बाय कोस अल्फा। तो ये भी P बाई क्यू है और ये भी आपके पास क्या है, P बाई क्यू है। तो इसका मतलब ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, आपके पास इक्वल हो जाएंगे। ओके, दोबारा से देखिए, इसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा कि क्या है कि एक्सरसाइज में ये दे रखा है कि टू फोर्सेस P एंड Q आर सच दैट देयर सेंट्रल एक्सिस इज गिवन। तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि एक तो फोर्स दे रखा है, मान लिया कि ये फोर्स P है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, और एक फोर्स आपके पास क्या है, Q है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। टू फोर्सेस P एंड Q आर सच दैट देयर सेंट्रल एक्सिस इज गिवन। मान लेते हैं कि ये इनकी सेंट्रल एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलोंग है, ओ जेड के अलोंग, जिसके अलोंग इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट रेंज है जो सेंट्रल एक्सिस के अलोंग है, वो फोर्स मान लेते हैं आर, और इसके अलोंग जो मोमेंट है वो मान लेते हैं वो आपका क्या है, के। एक तो ये दे रखा है कि ये फिक्स है बिकॉज गिवन इन पोजिशन। एक दे रखी है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द पी इज गिवन। लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ पी मतलब ये जो फोर्स है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये भी आपके पास गिवन है, ये भी सिचुएशन गिवन है। तो आपसे पूछा ये गया है कि सो दैट द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ क्यू इज कोनिकोइड। मतलब जो क्यू फोर्स की लाइन है इस कहीं भी हो सकती है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्यू की वजह से जो सरफेस जनरेट होगा वो हमें शो करना है कि वो कोनिकोइड हो जाए। तो इसको समझने के लिए हमने मान लिया कि एक बार कंसिडर कर लिया कि क्यू जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन आपके पास ये है, और ये मान लेते हैं कि ये जो पी फोर्स वाली लाइन है वो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो अल्फा है। मान लेते हैं ये जो लाइन है, ये जो क्यू जेड एक्सिस के अलोंग है, वो एंगल क्या बनाती है, बीटा है। और ये जो पॉइंट है इसको कंसीडर कर लेते हैं ए, और इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं बी। और ये जो फिक्स दे रखा है, ऑलरेडी कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी इज गिवन। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पी गिवन है, तो ये फिक्स है तो, और ये जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, तो इसका मतलब अल्फा भी आपके पास क्या होगा, यहाँ पर फिक्स है, अल्फा भी फिक्स है, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पी भी फिक्स है। तो मतलब ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स है, और वो डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है उसको हम ए एज्यूम करेंगे यहाँ। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ओ टू ए, बिकॉज इट्स दैट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पी इज फिक्स, सो लेट ओ टू ए इज इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक है, और अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि क्यू पॉइंट जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स क्यू है, x, minus z be the action of the force p। तो इस b जो b पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये जो b पॉइंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन, इसको भी हम कंसीडर कर ले हैं, ये z एक्सिस है, o टू a वाली लाइन को अगर हम x एक्सिस मान लें और इसको हम क्या मान लेते हैं, y एक्सिस, तो ये पूरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और b पॉइंट है ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में है, तो और x एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या ले लेते हैं, -x, 0,0। ठीक है, अब सेम है, अब हम क्या करते हैं कि इन सभी फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं अबाउट जेड एक्सिस, टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स पी अबाउट जेड एक्सिस। पी फोर्स का जेड एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट हो जाएगा पी कोस अल्फा, और क्यू फोर्स का अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू कोस बीटा, और रिजल्टेंट जो रेंच है सेंट्रल एक्सिस के अलोंग, उसका कंपोनेंट अबाउट जेड एक्सिस क्या है, फोर्स का आर है। अब टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस,
मतलब इस P फोर्स का y एक्सिस के लोंग, इस y एक्सिस के लोंग कंपोनेंट क्या होगा, अगर इसका z एक्सिस के लोंग कंपोनेंट P कोस अल्फा है तो y एक्सिस के लोंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा P साइन अल्फा, P साइन अल्फा। इसी टाइप से ये जो Q फोर्स है इसका कंपोनेंट y एक्सिस के लोंग कंपोनेंट क्या होगा, इसका अगर z एक्सिस के साथ कंपोनेंट क्या है Q कोस बीटा, तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में कंपोनेंट होगा Q साइन बीटा हो जाएगा Q साइन बीटा। रिजल्टेंट रेट y एक्सिस के अबाउट क्या है, 0। ये दो इक्वेशन बनती हैं बाय टेकिंग मोमेंट, टेकिंग resolving the forces, taking the component of forces about z axis and perpendicular to z axis। अब हम क्या लेते हैं, टेकिंग मोमेंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट z एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। तो इस P फोर्स वाली लाइन का मोमेंट अबाउट z एक्सिस क्या होगा, तो उसको आप 9 चैप्टर के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं कि मोमेंट कैसे लेते हैं। अगर आपको इस P जो फोर्स वाली लाइन है इसका पासिंग पॉइंट पता है, ये A इसका पासिंग पॉइंट है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास A 0 है, और इस P फोर्स के कंपोनेंट अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस अगर आपको पता है, z एक्सिस के अबाउट इसका कंपोनेंट आपके पास 0 है, और z एक्सिस के अबाउट इसका जो कंपोनेंट है वो P कोस अल्फा है, और y एक्सिस के अबाउट इसका जो कंपोनेंट है वो आपके पास क्या है, P साइन अल्फा है। एक तो ये पेयर है, और ये जो Q फोर्स वाली लाइन है इसका पासिंग पॉइंट हमें पता है -x 0 और कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट z एक्स, अबाउट x y एंड z एक्सिस, x एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट इसका 0 है, और z एक्सिस के अबाउट इसका कंपोनेंट Q कोस बीटा है, और y एक्सिस के अबाउट इसका कंपोनेंट क्या है, माइनस में Q साइन बीटा, Q साइन बीटा। तो देयरफॉर मोमेंट अबाउट, तो देयरफॉर मोमेंट अबाउट z एक्सिस, एक्सिस का जब मोमेंट निकालते हैं इसकी से मल्टीप्लाई AP साइन अल्फा, AP साइन अल्फा माइनस या प्लस देखेंगे, इसका जब z एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेंगे तो इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस में x क्यूब साइन बीटा, और रिजल्टेंट रेंज का मोमेंट अबाउट z एक्सिस क्या है, k, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, k के। तो मोमेंट अबाउट z एक्सिस ये आ जाता है, और परपेंडिकुलर टू z एक्सिस की बात करेंगे, मोमेंट अबाउट परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। जब z एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर टू z एक्सिस का मतलब है हम मोमेंट ले रहे हैं y एक्सिस के लोग, y एक्सिस के लोग मोमेंट लेंगे तो इस चीज को आप हटा देंगे, तो 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और a की इससे करेंगे तो माइनस में आ जाएगा माइनस AP कोस अल्फा, माइनस AP कोस अल्फा, टेकिंग अबाउट मोमेंट अबाउट y एक्सिस, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 0 की 0 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा x क्यू कोस बीटा, x क्यू कोस बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास मोमेंट आ जाता है अबाउट z एक्सिस, z एक्सिस के अबाउट मोमेंट है AP साइन अल्फा प्लस x क्यू साइन बीटा इज इक्वल टू k, और मोमेंट अबाउट परपेंडिकुलर टू z एक्सिस आपके पास आ जाता है माइनस AP कोस अल्फा प्लस x क्यू कोस बीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर ये है P साइन अल्फा माइनस Q साइन बीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से P बाई Q की वैल्यू P साइन अल्फा इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि P बाई Q इज इक्वल टू साइन बीटा बाय साइन अल्फा, P बाई Q इज इक्वल टू साइन बीटा बाय साइन अल्फा, और इस इक्वेशन का यूज करते हैं माइनस AP कोस अल्फा प्लस x क्यू कोस बीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में AP कोस अल्फा इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस में x क्यू कोस बीटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास P बाई क्यू इज इक्वल टू x कोस बीटा डिवाइड बाई a कोस अल्फा, P बाई क्यू की वैल्यू आ जाती है x कोस बीटा बाय a कोस अल्फा, तो ये भी आपके पास किसकी वैल्यू है, P बाई क्यू की,
और ये भी वैल्यू किसकी है आपके पास p/q की, तो इसका मतलब ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इनको इक्वल रख लेते हैं, p/q इज इक्वल टू साइन बीटा बाई साइन अल्फा एंड p/q इज इक्वल टू x कोस बीटा बाय a साइन अल्फा। इनको हम इक्वल रखते हैं, आ जाएगी साइन बीटा बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू x बाय कोस बीटा डिवाइड बाय a कोस अल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन बीटा डिवाइड बाय कोस बीटा इज इक्वल टू x बाई a, साइन अल्फा उधर चला जाएगा, साइन कोस बीटा को लिखा tan z और x बाई a साइन अल्फा बाई कोस अल्फा को लिखा जा सकता है tan z अल्फा। ठीक है, अब हमारा टारगेट है बीटा को यहाँ से रिमूव करना, tan z बीटा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan z बीटा हेयर, बिकॉज अल्फा तो आपका ऑलरेडी क्या है, 6 है। अल्फा तो हमारे पास क्या है, 6 है, क्योंकि जो पी वाली लाइन जो दे रखी थी वो फिक्स दे रखी है, तो अल्फा फिक्स है, ए भी फिक्स है, अल्फा भी फिक्स है, ए भी फिक्स है। और हमें निकालना क्या था, लोकस ऑफ लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स क्यू, और इस पर हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट माना था जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, -x, -y, z। तो इस के कोरस्पॉन्डिंग बीटा की वैल्यू क्या होगी, tan z बीटा की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअल में z एक्सिस ये है और ये आपके पास एक लाइन है जिसके अलोंग फोर्स क्यू है, और यहाँ एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -x, -y और z। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके जो कंपोनेंट होंगे tan z बीटा, तो tan z बीटा आपके पास क्या जाएगा, y बाई z के इक्वल होगा। तो tan z बीटा इज इक्वल टू tan z बीटा किसके इक्वल होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग tan z बीटा इज इक्वल टू y का कंपोनेंट डिवाइड बाई z, y बाई z। इसको रिप्लेस कर देंगे कि y बाई z tan z बीटा को y बाई z इज इक्वल टू x बाई a tan z अल्फा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तो a y इज इक्वल टू z x tan z अल्फा, a y इज इक्वल टू z x tan z अल्फा। और ये जो इक्वेशन है a y इज इक्वल टू z x tan z अल्फा, दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट ए कोन line of the log of the action of equation है ay equal to zx plus tan z alpha, that line represent the locus of a conicoid। ये क्या है आपके पास, एक कोनिकोइड की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रेगुलर टेट्राहेड्रन मान लेते हैं, सोल्ड एग्जांपल की तरह है, जो थर्ड सोल्ड एग्जांपल की तरह ही है। इस टाइप से कंसीडर कर लेते हैं एक रेगुलर टेट्राहेड्रन। ये कंसीडर कर लेते हैं कि एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है, से ए बी एंड सी, और ये पॉइंट ले लेते हैं आपके पास डी। फोर्सेस एक्ट अलोंग द एजेस ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन टीपी अलोंग बीसी एंड डीए। ये कहता है कि एक ये जो एज है बीसी, इसके अलोंग फोर्स पी एक्ट करता है, और एक ये जो एज है डीए, इसके अलोंग भी फोर्स क्या एक्ट करता है, पी एक्ट करता है। फोर्सेस एक्ट अलोंग द edges of a regular tetrahedron PP along BC and DA and Q along CA and DB। Q एक्ट करता है C2A के along Q एक्ट करता है, और D2B के along जो फोर्स एक्ट करता है वो भी आपके पास Q है, एंड R along AB and DC, R along A to B के along R एक्ट करता है, और एक आपके पास R एक्ट करता है CD, मतलब C to D के लॉन्ग फोर्स एक्ट करता है, R एक्ट करता है। तो सो दैट द पिच ऑफ द इक्विवेलेंट रेंच, इनकी वजह से जो आपके पास इक्विवेलेंट रेंच बनेगी, इसकी
उसको हमें बताना है होगी वो इक्विवेलेंट रेंज इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द एज ऑफ ए टेट्राहेड्रन। ये तो करना है कि जो पिच आएगी इक्विवेलेंट रेंज की वो आपके पास इसके इक्वल होगी, इसको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सेम है जैसे आपने आर्टिकल किया था, आपने डिस्कस किया था कि जो रेगुलर टेट्राहेड्रन होती है उसकी जो अपोजिट एजेस होती है वो एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर होती है। तो जो एज बीसी है और जो डीए है, दीज आर द एजेस ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन। सो बीसी एंड डीए आर परपेंडिकुलर होती है। फिर आपने क्या कंसीडर किया था कि अगर इसके बीच का इसका कोई भी एक मिड पॉइंट कंसीडर कर ले एफ, और इस बीसी लाइन का एक मिड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ई, और एफ और ई को ज्वाइन करते हैं, तो एफ और ई वाली जो लाइन है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करती है? एडी और बीसी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। और ए और ई को मीट करते हैं, ए और ई को मीट करते हैं, तो फिर हम इसका यूज करके ए बी और ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल का यूज करके हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए ई की और एफ और ई की वैल्यू। ठीक है, ये सब कुछ आपको लिखना है जैसे आपने सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 3rd में किया है। तो आप लिखेंगे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वी नो दैट, कि हमें पता है कि वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वी नो दैट distance between the edges of opposite face, between the edges of the opposite face of a tetrahedron, of a tetrahedron of side A, is a by root 2। ये आपने आर्टिकल में निकाला था। ठीक है, एक और जो आपने आर्टिकल पढ़ा था 10.2 आर्टिकल, 10.2 आर्टिकल में क्या पढ़ा था कि जो दो फोर्सेस होते हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल होता है? आर्टिकल है 3 आर्टिकल है रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन रेंजेस, जिसमें आपने पढ़ा था कि अगर दो रेंजेस हैं तो उनका जो रिजल्टेंट रेंज है वो क्या होता है? आर स्क्वेयर। आपने ये पढ़ा था कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस में R2 स्क्वेयर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ R1 R2, 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 इंटू में कोस थीटा। और थीटा क्या था? थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज, थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज, दो फोर्सेज के बीच का क्या था आपके पास? ए। ठीक है, और साथ में आपने एक और बात पढ़ी थी कि आर के किसके इक्वल होता है? आर के इज इक्वल टू, आर के बारे में पढ़ा था कि आर के इज इक्वल टू K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, ये लिख लेते हैं। ये पढ़ा था कि आर के इज आर K1 K2 R1 K2, और साथ में क्या था? कोस ऑफ थीटा, साथ में एक टर्म और थी A टाइम्स ऑफ R1 R2 इंटू में साइन थीटा। ये आपने आर्टिकल पढ़ा था रिजल्टेंट ऑफ टू रेंजेस R1 K1 और R2 K2। ठीक है, इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू आती है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 कोस थीटा, जहां पर थीटा क्या था? एंगल बिटवीन द टू रेंजेस। और आर के की वैल्यू होती है R1 K1 प्लस R2 K2 प्लस K1 R2 प्लस R1 K2 कोस थीटा प्लस A R1 R2 साइन थीटा। इसी आर्टिकल में एक कोरोलरी है, टू फाइंड द रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन फोर्सेज, टू फाइंड द रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन फोर्सेज। जब R1 और R2 दो फोर्सेज दे रखे हैं तब आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो क्या डिफरेंस था आर्टिकल और कोरोलरी में? आर्टिकल तो ये कहता है कि जो फोर्स P है उसके लोग R1 और साथ में मोमेंट भी है K1, और जो फोर्स जिसके लोग R2 उसके साथ मोमेंट है K2। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फाइंड द रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन फोर्सेज, R1 और R2 जब दो फोर्सेज दे रखे हैं तो उस सिचुएशन में रिजल्टेंट रेंज क्या होगी? तो जब R1 और K1 ही फोर्सेज हैं तो इसका मतलब आपके पास K1 की वैल्यू क्या है? 0 है, और K2 की वैल्यू भी क्या है? आपके पास 0 है।
तो उस सिचुएशन में आर की वैल्यू पे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर स्क्वायर तो रिजल्टेंट तो पहले भी वही था, अब भी वही है। तो आर स्क्वायर तो क्या रहेगा, R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर एंड R2 कोस। बट आर की इफेक्ट पड़ेगा, आर की इज इक्वल टू K1 0 है तो ये टर्म 0 बन जाएगी, K2 0 है तो ये टर्म 0 बन जाएगी, K1 की वजह से ये टर्म 0 और K2 की वजह से ये टर्म 0, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म 0। तो सिर्फ आपके पास बचेगा क्या, AR1 R2 एंड साइन थीटा, AR1 R2 साइन थीटा। और जहां पर ए का काम कौन कर रहा है, ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी, जहां पर फोर्स एक्ट करते थे उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, मतलब ए रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्सेज। ठीक है, ये रिजल्ट यूज करेंगे अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ फोर्सेज दे रखे हैं कि एक फोर्स तो आपके पास एक्ट करता है डीए के अलोंग, एक फोर्स तो आपके पास एक्ट करता है डीए के अलोंग, और एक फोर्स आपका एक्ट करता है बीसी के अलोंग, एक फोर्स एक्ट करता है डीए के अलोंग और एक फोर्स एक्ट करता है बीसी के अलोंग, और इनकी वजह से एक रिजल्टेंट रेंज आएगी। वो रिजल्टेंट रेंज कहाँ पर एक्ट करेगी, ये आपने मान लिया कि ये इसका मिड पॉइंट है एफ, ये इसका मिड पॉइंट है एफ, और इन मिड पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन आपके पास क्या रिप्रेजेंट करती है, सोर्सेज डिस्टेंस। और इन दो रेंचेस के इन दो जो डीए के लॉन्ग फोर्स एक्ट करता है और बीसी के लॉन्ग फोर्स एक्ट करता है, उनकी वजह से जो रिजल्टेंट रेंज आएगी वो एफ और ई के एग्जैक्टली क्या है, मिड पॉइंट में से पास करेगी। और उस रिजल्टेंट रेंज का नाम हमने क्या दे दिया, R1, K1 नाम दे दिया, R1, K1 बी द रिजल्टेंट रेंज along two forces acting along the D and BC। तो अब रिजल्टेंट रेंज आपके पास इस केस में क्या हो जाएगी, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, रिजल्टेंट रेंज ले लेते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू, फोर्सेस क्या दे रखे हैं, डीए और के अलोंग फोर्सेस दे रखा है, पीसी फोर्स एक्ट करता है, तो R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 इंटू में कोस थीटा। तो इसकी वजह से फोर्स क्या है P, तो ये P स्क्वायर, यहाँ पर भी फोर्स क्या है P, 2 टाइम्स ऑफ P इंटू में P कोस, बट थीटा क्या था, थीटा भी द एंगल बिटवीन द टू रेंचेस। तो अब डीए के लोग और बीसी के लोग जो रेंचेस है, बट वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री पर वैल्यू 0 हो जाएगी, तो R इक्वल टू 2P स्क्वायर मींस R इज इक्वल टू √2 इंटू में P। R की बजाय चलो R नाम लिख लेते हैं। ये रिजल्टेंट रेंज है, किसके क्रॉसपोंडिंग है रिजल्टेंट रेंज, जो डीए और बीसी के अलोंग फोर्सेस एक्ट करते हैं। इसी टाइप से अब सेकंड पेयर यूज करते हैं, एक पेयर लिया आपने सीए और डीबी, सीए और डीबी के अलोंग, ये सीए और डीबी के अलोंग जो फोर्स एक्ट करते हैं, इनकी वजह से एक रिजल्टेंट रेंज होगी, और वो रिजल्टेंट रेंज का जो नाम है वो रख लेते हैं, से ये आर रखा था तो उसका नाम, बल्कि R1 इज इक्वल टू P स्क्वायर। सेकंड जो रिजल्टेंट रेंज है, जो फोर्सेस एक्ट करते हैं सीए के लोग और डीबी के लोग, सीए और डीबी के लोग, सीए और डीबी के लोग जो फोर्स एक्ट करते हैं क्यू, इनकी वजह से जो रिजल्टेंट रेंज है उसका नाम हम रख लेते हैं R2, K2। और इसकी वजह से जो रिजल्टेंट R2 होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, Q का स्क्वायर प्लस में Q का स्क्वायर 2 इंटू में Q और कोस ऑफ 90 डिग्री। तो R2 इज इक्वल टू √2 इंटू में Q, ये R2 की वैल्यू आ जाएगी। और इसी केस में मोमेंट भी ले लेते हैं, अभी आपने डिस्कस किया था फोर्सेस के कोरस्पोंडिंग जो मोमेंट है, मतलब आर के की जो वैल्यू है वो क्या आई थी, AR1 R2 साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। तो इस सिचुएशन में आपके पास ये R1 है, K की बजाय K1 है, A था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, A बाई √2 है, R1 और R2 क्या है, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी P है और यहाँ पर भी P है, और साइन बट थीटा आपके पास क्या है, π/2 मतलब 90 डिग्री है।
तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1 होगी। तो इस सिचुएशन में R1 K1 इज इक्वल टू ये आ जाता है AP स्क्वायर बाय √2। R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू आपने निकाली थी कि R1 किसके इक्वल है √2p। तो K1 इज इक्वल टू R1 और विच इज इक्वल टू AP स्क्वायर डिवाइड बाय √2 और R1 की वैल्यू है √2p। तो √2p, तो यहाँ से K1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है K1 इज इक्वल टू P से P कैंसिल, तो AP/2। K1 इज इक्वल टू AP/2 आ जाता है K1 की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट केस की बात कर रहे थे। फर्स्ट केस में आपने एक बार दोबारा देख लीजिए कि R था R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 cos थीटा। इसका यूज करके R1 की वैल्यू आ जाती है √2p। और आपने पढ़ा कोरोलरी पढ़ी थी आर्टिकल में कि R के किसके इक्वल होता है A R1 R2 साइन थीटा। इसका यूज करते हैं तो K1 की वैल्यू आ जाती है AP/2। तो K1 की वैल्यू आ जाती है AP/2। इसी टाइप से सेकंड पेयर की बात करते हैं। जब हम सेकंड पेयर की बात करते हैं, एक तो BC के लॉन्ग CA के लॉन्ग फोर्स है, CA के लॉन्ग है और एक DB के लॉन्ग है। CA और DB के लॉन्ग फोर्स Q एक्ट करता है। इसकी वजह से जो रेंज होगी R2, K2, तो जो R2 की वैल्यू होगी वो आ जाएगी √2 के साथ Q आ जाएगा और K2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी AQ/2 आ जाएगा। सिमिलरली एक पेयर और है, वो पेयर आपके पास AB और CD का है। AB और CD का जो पेयर है, एक पेयर है A को चेक करते हैं, तो इसकी वजह से जो होगी R3, K3, जहां पर R3 की वैल्यू होगी √2 टाइम्स ऑफ R एंड K3 की जो वैल्यू होगी AR/2। ये R3 और K3 तीन रेंजेस आपको मिल गई हैं। एक R1 K1 है, एक R2 K2 है और एक R3 K3 है। तो ज्योमेट्री का रिजल्ट यूज करेंगे कि जो रेंजेस है वो कहाँ पर लाई करती हैं, इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है टेट्राहेड्रन के अंदर अपोजिट फेसिस के मिड पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब जो रेंजेस वाली लाइन है R1 K1, जिसके अलोंग रेंज R1 K1 है, जिसके अबाउट रेंज R2 K2 है और जिसके अबाउट रेंज R3 K3 है, वो भी आपको एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों परपेंडिकुलर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। मतलब वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं और कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो इसलिए तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर इनकी वजह से R1 K1, R2 K2 और R3 K3 की वजह से एक रिजल्टेंट रेंज होगी, जिसका नाम हमने क्या रख दिया RK। और जहां पर R की जो वैल्यू होगी वो वो किसके इक्वल हो जाएगी, R इज इक्वल टू where R be the R, K be the resultant range of R1 K1, R2 K2 and R3 K3. So where R is given by R1 square plus R2 और जब R1 का स्क्वायर की तो R1 स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस में 2R स्क्वायर, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो √2 के साथ ब्रैकेट आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ जाती है, R की वैल्यू आ जाती है। इसी टाइप से हम वैल्यू K की फाइंड आउट करेंगे। K इज इक्वल टू रूट ऑफ K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस में K3 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी K1 स्क्वायर AP/2 है, तो A स्क्वायर P स्क्वायर/2, A स्क्वायर P स्क्वायर/2, ये आ जाएगी A स्क्वायर Q स्क्वायर/2, ये आ जाएगी A स्क्वायर 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पे 4 और साथ में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। तो पूरी यहाँ से अंदर से कॉमन आ जाएगा A स्क्वायर/4
जब बाहर कॉमन लेके लिखेंगे तो ये आ जाएगा a/2 और रूट में टर्म बच जाएगी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। तो रिजल्टेंट रेंज की जो पिच की बात करेंगे तो जो पिच क्या होगी आपके पास, पिच इज इक्वल टू p, पिच को p से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू k/r, और जो p की जो वैल्यू है वो आपके पास है a/2 रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और r की जो वैल्यू है वो है √2 ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये इसको कट कर देगी तो a/2 √2 इट इज द pitch of the resultant range. It is